Hello everyone, good morning students. In the previous lecture, you know that we have seen the characteristics of equilibrium constant as well as what are the applications of equilibrium constant. लेकिन जो टॉपिक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, इट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आई विल से और टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम. दैट इज नथिंग बट ली चाटेलियर्स प्रिंसिपल. इससे पहले आई टोल्ड यू व्हाट इज द लास्ट एप्लीकेशन ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो कि था वी कैन डिटरमाइन द कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स बाय यूजिंग द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. तो कैसे, इसके लिए ये प्रॉब्लम दिया है आपके टेक्स्ट बुक में. चलिए इसे हम लोग सॉल्व करेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे विद द टुडेज टॉपिक. That is nothing but Lee Chatellier's principle. Remember, it's a very important topic. Okay? चलिए, equal concentrations of hydrogen and iodine are mixed together in a closed container at 700 Kelvin. देखिए, आपको दिया है यहाँ पे हाइड्रोजन and chlorine. So H2 and I2 are given to you. They are mixed together in a closed container at 700 Kelvin. Obviously अगर हमें चाहिए इक्विलिब्रियम तो इनको क्या करना पड़ेगा, एक ही कंटेनर में रखना होगा और वो भी क्या होना चाहिए, क्लोज. टेम्परेचर यहाँ पे मेंशन किया है वो है 700 Kelvin. And they are allowed to come in a equilibrium if the concentration of HI at equilibrium is 0.85 moles per decimeter cube. So आपको यहाँ पे दिया है molar concentration of HI. It is equal to 0.85 moles per decimeter cube. जो भी होता है कॉन्सेंट्रेशन हम हमेशा एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, और वी कैन से हियर मोल्स पर लीटर आल्सो. ओके, व्हाट आर इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ H2 एंड I2. सो आपको पूछा है व्हाट आर द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ H2 एज वेल एज दैट ऑफ द I2. ठीक है. If Kc, आपको आगे दिया है Kc का वैल्यू, Kc is equal to 54 at the same temperature, जो कि हमें यहाँ पे मेंशन है वो है 700 Kelvin. चलिए पहले हम लोग रिएक्शन को लिखते हैं. H2 gaseous when it is combined with I2 gaseous it gives twice HI. ये रिएक्शन यहाँ पे होगा, राइट. Remember, all these substances, I mean reactants as well as products, they are present in a gaseous state. So I have written here small g everywhere. अगर हम लोगों ने इसको अप्लाई किया लॉ ऑफ मास एक्शन तो आपको मिलेगा Kc is equal to molar concentration of HI raised to 2 divided by molar concentration of H2 into molar concentration of I2. यहाँ पे आना चाहिए. This will be the value for Kc. ओके, आगे दिया है इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, नहीं इससे पहले यहाँ पे कह दिया है, हाँ व्हाट आर द, हाँ सॉरी यहाँ पे दिया है इक्वल कॉन्सेंट्रेशन दिए हैं दोनों के. मतलब यहाँ पे एक बात को हमें समझना होगा कि मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 इज इक्वल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2. तो ये जो Kc का इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हम लोग, ये हमें दिया है फ्रॉम द क्वेश्चन. जो भी हमें यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है इसमें दिया है कि दोनों का इक्वल है कॉन्सेंट्रेशन, तो इन दोनों का मतलब मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 और I2 दोनों यहाँ पे सेम ही हो गए. इसलिए मैं एक काम करता हूँ, Kc इज इक्वल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI रेज टू 2, और यहाँ पे H2 और I2 का, इन दोनों के लिए मैं अगर सेम है तो मैं यहाँ पे H2 का ही कॉन्सेंट्रेशन लिखना चाहूंगा, बिकॉज बोथ आर हैविंग द सेम वैल्यू फॉर द कॉन्सेंट्रेशन. सो वी कैन राइट हियर द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2 आल्सो इक्वल टू H2 हियर. तो यहाँ पे H2 इंटू H2 क्या हो जाएगा, इट्स अ स्क्वायर. ठीक है. सो मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो भी है HI क्या है वैल्यू यहाँ पे, ये आपको दिया है वो है 0.85. इसका करना पड़ेगा स्क्वायर. मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2, ऑब्वियसली देखिए ये सब्सटेंसेस जो है
ये गैसियस स्टेट में है तो आपको यहाँ पे नीचे GB लिखना होगा, ठीक है। सो केसी का जो वैल्यू यहाँ पे दिया है, क्या दिया है वैल्यू, ये है 54। सो इसका भी यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए क्योंकि मैंने I2 की जगह पे भी H2 लिखा है। सो H2 into H2 will be its square. So molar concentration of H2 square is equal to क्या आना चाहिए 0.85 ब्रैकेट का यहाँ पे आएगा स्क्वायर डिवाइड बाय 54। चलिए ढूंढते हैं इसको तो हम लोग log से ही करेंगे। आपको पता है if there is log of m raised to x then x log m यहाँ पे होगा। सो यहाँ पे आना चाहिए 2 log 0.85 माइनस log of 54, ठीक है। सो 2 और एक कैरेक्टरिस्टिक हियर यहाँ पे आएगा बार 1। आपको देखना है log 85 का 0 में क्या आता है। मेक श्योर आप लोग log की वैल्यू फाइंड कर रहे हो तो उसी में देखना है आपको। 85 का है 0 में आता है वैल्यू 9294, 9294 ये आ रहा है इसका वैल्यू माइनस कैरेक्टरिस्टिक इज हियर 1। आपको देखने का है 54 का क्या आता है 0 में और वैल्यू आता है उसका 7324, 7324 ये वैल्यू यहाँ पे आएगा। सो 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4 प्लस 1 इज 5, 2 9 जा 18, 1 कैरी, 2 1 जा 2 मतलब यहाँ पे हो जाएगा -2 प्लस 1 क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे -1 या फिर बार 1। यहाँ पे दिया है 1.7324। चलिए हम लोग यहाँ पे करते हैं साइड में बार 1, यहाँ पे है बार 1 8588, यहाँ पे है -1.7324। सो 8 - 4 इज इक्वल टू 4, 8 - 2 इज इक्वल टू 6। यहाँ पे आना चाहिए 2, यहाँ पे आएगा 1, -1 मतलब बार 1 का मतलब क्या होता है, बार मतलब होता है माइनस, तो यहाँ पे आना चाहिए बार 2, ठीक है। तो फिर ये वैल्यू हमें यहाँ पे मिलेगा जो कि है बार 2 1264। लेकिन इसका हमें अभी भी एंटी लॉग देखना होगा। तो एंटी लॉग आप लोग देखते हो हमेशा पॉइंट के बाद, तो उस हिसाब से यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। पॉइंट 12 का 6 में एंटी लॉग और मीन डिफरेंस ऐड करना होगा 4 का। सो पॉइंट 12 का अगर आप देखते हो 6 में तो आता है वैल्यू 1337 एंड मीन डिफरेंस ऑफ 4 है 1, सो 1338। इसका मतलब है 1.338 इंटू 10⁻⁻²। ये आपका वैल्यू होगा मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2⁻²। लेकिन देखिए हमें क्या चाहिए, वी वांट हियर ओनली मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2। इसका मतलब हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा इसका क्या आता है स्क्वायर रूट 1.338, ठीक है ना। और ये जो 10⁻² है, ठीक है, मैं यहाँ पे पहले लिखता हूँ। ओके, सो ये जो रूल है आई होप यू नो इट नाउ, सो आई विल क्लियर इट नाउ। लुक एट दिस, स्क्वायर रूट ऑफ 1.338 अगर आपको फाइंड करना है, स्क्वायर रूट ऑफ 1.338, 10⁻² को जब आप बाहर लाओगे तो हो जाएगा 10⁻⁻1। अभी ये स्क्वायर रूट में था, अभी हम लोगों ने इसको बाहर निकाला है। चलो अभी इसका हम लोग देखेंगे क्या आता है स्क्वायर रूट। यू कैन डू इट बाय द रूल 1/2 log 1.338 ये वैल्यू और 10⁻⁻1 को मैं रखता हूँ साइड में। सो 1/2 इज हियर, कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे है 0। 13 का देखोगे 38 में, तो 13 का 38 में अगर आप देखते हो तो आपको क्या मिलेगा, 13 का 38 में 1239, 8 का मीन डिफरेंस यहाँ पे जो है वो है 26। सो 13 का 3 में आता है वैल्यू 1239 एंड मीन डिफरेंस है 8 का और वो है 26। सो 1239 प्लस 26, 1239 प्लस 26, 6
1265 1265 ये आ रहा है वैल्यू। इसे करते हैं डिवाइड, सो 200 200 again and here will be 2 6 are 12, 2 3 are 6, 2 2 are 4 and then will be 5। आपको देखने का है इसका क्या आएगा एंटी लॉग, isn't it? तो अगर आप देखते हो इसका एंटी लॉग क्या आता है तो आपको देखने का है 0.6 का 32 में, 0.6 का 3 में आएगा वैल्यू 1156। मीन डिफरेंस है यहाँ पे 2 का वो है 1, सो 1157 वैल्यू आ रहा है मेरा। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक 0 है तो इसका मतलब क्या होगा 1.157 इंटू 10⁻�0 मतलब 1.157 ही हमारा यहाँ पे आएगा वैल्यू कॉन्सेंट्रेशन का। ठीक है, सो 1.157 हमारा वैल्यू यहाँ पे आ रहा है। यू कैन चेक इट, दिस वी हैड डन बाय द यूज ऑफ लॉग बुक ओनली, यू कैन फाइंड इट। ठीक है, यहाँ पे और ये जो है फैक्टर जो हमने लिखा था 10⁻⁻1 वाला, ये भी इसमें ऐड होना चाहिए ना, मतलब ये फिर 10⁻⁻1 भी यहाँ पे है। सो ये 10⁻⁻1 into this value. So I will write here the answer will come as equal to 0.1157, जिसको आप लोग लिख सकते हो approximately equal to 0.12 moles per decimeter cube. So this is the right answer, no problem. In this way you have to find the answer of this numerical. ठीक है, students, now let's see here what is the link between the chemical equilibrium and the chemical kinetics. अभी आपको तो मालूम हो चुका है what is the meaning of the chemical equilibrium, लेकिन क्या होता है ये chemical kinetics? It is a branch of chemistry that deals with the study of rate of reactions, then factors affecting this rate of the chemical reactions, as well as the study of the mechanism by which the chemical reaction proceeds. फिलहाल ये हमें देखना है नेक्स्ट ईयर, डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि ये टॉपिक हमें देखना है नेक्स्ट ईयर में 12th में। इट्स अ टॉपिक फ्रॉम द फिजिकल केमिस्ट्री। बस आपको यहाँ पे समझना ये है, इट्स अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो इन दोनों में क्या लिंक है, क्यों हमें पढ़ना है केमिकल इक्विलिब्रियम, जानते हैं। इफ सपोज वी आर टेकिंग हियर A moles of A, they are reacting with B moles of B to produce C moles of C and D moles of D. If you apply here the law of mass action, then the rate of the forward reaction we can write rate of forward reaction, ये क्या है आएगा यहाँ पे, ये है RF. Yes, it is directly proportional to molar concentration of A raised to A, molar concentration of B raised to B equal to, yes, यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा साइन इक्वल टू का, तो यहाँ पे आएगा कांस्टेंट KF, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A raised to A, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B raised to B. ठीक है, दैट वी कैन राइट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन, ये है फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, इजंट इट? ये समझिए इक्वेशन नंबर 1 है। अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं एज पर द लॉ ऑफ मास एक्शन द रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस। तो जब रिएक्शन होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो यही यहाँ पे आएगा इक्वेशन। लेकिन जब हम यहाँ पे लेंगे रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, सो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, इसके लिए मैं लिखता हूं सिंबल RR, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C रेज टू स्मॉल c एंड D रेज टू यहाँ पे आएगा स्मॉल d, क्योंकि जब हम लोग लेंगे रिएक्शन इन द रिवर्स मैनर तो ये यहाँ पे होंगे रिएक्टेंट, इसलिए वी हैव टू राइट लाइक दिस। देन RR is equal to what we can write here,
यस KF, सॉरी यहाँ पे KR आएगा ना फॉर रिवर्स रिएक्शन, सो KR molar concentration of C raised to small c that of D raised to small d, and this equation is suppose equation number 2. At equilibrium, rate of forward reaction is equal to rate of reverse reaction. So molar, KF into क्या आएगा, molar concentration of A raised to small a into that of B raised to small v is equal to KR molar concentration of C raised to small c and D raised to small d. Then we can write here, that क्या आएगा फिर यहाँ पे KF upon KR is equal to molar concentration of C raised to small c that of D raised to small d upon molar concentration of A raised to small a and B raised to small b. इसके लिए तो हम लोग लिखते हैं KC, इसका मतलब हमें यहाँ पे जो इक्वेशन मिला ये है KC इज इक्वल टू KF अपॉन KR, और यहाँ पे ये जो है KF, where KF is nothing but where KF and KR are velocity constants, velocity constant, or we can say here, or rate constants for forward and reverse reactions के लिए, ठीक है, respectively. So this thing we have to remember always. तो ये जो है इक्वेशन KC is equal to KF upon KR, this equation is useful for us for determining the composition of the reaction mixture. क्या है composition, मतलब कितने यहाँ पे है reactants, कितने है products at equilibrium also. ठीक है, चलिए अभी हम लोग यहाँ पे कंपेयर करेंगे इन दोनों को. लेट्स कंपेयर द टू थिंग्स हियर. सो द थिंग्स आर हियर. कंडीशन पहला यहाँ पे है कि अगर KF है ग्रेटर देन यस KC, और दूसरा जो यहाँ पे कंडीशन है ये है KF इज इक्वल टू KR. सो लेट्स कंपेयर KF, यहाँ पे मैं लिखता हूं KR क्योंकि हम लोग यहाँ पे दो ही लेंगे फैक्टर्स, एक है KF KR, दूसरा मतलब एक है KF दूसरा है KR. सो लेट्स सी हियर. अभी हमारे पास है दो कंडीशंस. पहला कंडीशन ये है कि अगर KF का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन है KR से. देखिए ये इक्वेशन, KF का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन द KR, और यहाँ पे लिखा है मैंने KF इज इक्वल टू KR. ऑब्वियसली अगर मैं यहां पे लिखता हूं कि KF इज इक्वल टू KR है, मीन्स द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, यस द रिएक्शन टेक्स प्लेस एट इक्विलिब्रियम. वी कैन राइट हियर, अगर यहां पे आता है KF इज ग्रेटर देन KR, तो मैं यहां पे लिखूंगा KC विल हैव वेरी लार्ज वैल्यू. ऑब्वियसली अगर KF का वैल्यू जो है यहाँ पे ज्यादा आएगा तो KC का जो वैल्यू है ये क्या होगा, ये भी लार्ज होगा, ज्यादा होगा. लेकिन अगर KF इक्वल टू KR आएगा तो KC का वैल्यू क्या हो जाएगा, इट्स ऑलमोस्ट इक्वल टू 1. सो द वैल्यू ऑफ KC विल बी यूनिटी, मतलब क्या होगा, वैल्यू उसका 1 होगा ये कंडीशन में. ठीक है, सो वी कैन राइट हियर KC. नाउ द सेकेंड फैक्टर वी हैव टू कंपेयर हियर, इट इज नथिंग बट, अभी ये जो अगर रिएक्शन होगा, KF का वैल्यू जब आपको मिलता है ज्यादा, सो रिएक्शन ऑलमोस्ट गोज टू completion. Reaction almost goes to completion.
और अगर हम यहाँ पे लिखेंगे कि KF इज इक्वल टू KR, आपको पता है कि हम लोगों ने किस तरीके से पिछले लेक्चर में डिटरमाइन किया था कि कौन सा रिएक्शन होगा कंप्लीट, या फिर कौन सा रिएक्शन होगा इक्विलिब्रियम पे, या फिर कौन सा रिएक्शन बहुत मुश्किल है फॉरवर्ड डायरेक्शन में होने के लिए, आपको याद होगा। सो अगर यहाँ पे KF का वैल्यू ज्यादा आता है, सो वी कैन राइट हियर रिएक्शन ऑलमोस्ट गोज टू कंप्लीशन। एंड नाउ हियर reaction is at equilibrium, ऐसा हम यहां पे बोल सकते हैं, क्योंकि यहां पे KF का वैल्यू KR कब होता है, when the rate of forward reaction is equal to rate of reverse reaction। ठीक है, अगर ये होता है मतलब if KF is greater than KR, if the value of KF is very large than the value of KC, such reactions are called irreversible reaction। irreversible रिएक्शन, क्योंकि ऐसे रिएक्शन में जब ही यहाँ पे KF का वैल्यू ज़्यादा आएगा तो ऐसा जो रिएक्शन है ये सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे होगा, रिवर्स रिएक्शन में मतलब होने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। सो दैट इज द रीजन वी कैन से सच अ रिएक्शंस विल टेक्स प्लेस ओनली इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, एंड सच अ काइंड ऑफ रिएक्शंस आर नथिंग बट irreversible reaction। So this thing we can note down here। सो ये जो रिएक्शन यहां पे होगा इन केस ऑफ हियर इफ KF इज इक्वल टू KR, देन वी कैन से हियर यस significant, or we can say here comparable concentrations of reactants and products are present at equilibrium। So in this way we can say, or we can predict कि क्या होगा डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन कौन टाइप का यहाँ पे होगा, और किन के ज़्यादा रहेंगे यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन, आई मीन रिएक्टेंट्स के या फिर प्रोडक्ट्स के। ओके, सो नोट डाउन दिस थिंग्स प्रॉपरली इन योर नोटबुक, एंड लेट्स सी वन मोर प्रॉब्लम based on this formula so that you can understand this properly। यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो कि रिएक्शन अगर है इक्विलिब्रियम पे, सच रिएक्शंस नेवर गोज टू कंप्लीशन। ठीक है, ऐसे रिएक्शन क्या होंगे, पूरे नहीं होंगे, दे विल नेवर गो टू कंप्लीशन। इसमें ये भी पॉइंट आप लोग ऐड कर लेना, बाकी सब ठीक है। Now let's see here the numerical given in a textbook। The equilibrium constant Kc for the reaction of hydrogen with iodine is 54 at 700 Kelvin। तो आपको यहाँ पे दिया है Kc का वैल्यू, ये है 54। ओके, और यहाँ पे दिया है टेम्परेचर, वो है 700 Kelvin। H2 reacts with I2, it gives twice HI, तो ये KF का वैल्यू आएगा for the forward reaction and KR will be obviously for the reverse reaction। और यहाँ पे दिया है कंडीशन नंबर A, if KF is the rate constant for the formation of HI, obviously दिखाई दे रहा है हमें यहाँ पे, and KR is the rate constant for the decomposition of HI, whether KF is larger or smaller than KR। तो हमें पता है इक्वेशन क्या होता है इसके लिए। So we can write here Kc is equal to Kf upon Kr, isn't it? Okay, therefore Kc is equal to, क्या है Kc का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, ये दिया है 54। So we can write this values here, 54 है Kc
और जो है KF का वैल्यू क्या आएगा? सो KF पूछा है आपको, KF, हाँ KF and KR will be here. Therefore we can write KF is equal to 54 into KR. So we can say that KF is greater than KR by a factor of 54. So I will write here KF is greater than KR by a factor of 54. Such a reaction will definitely go to the completion, या फिर यहाँ पे ज़्यादा क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन होगा. सो वी इन दिस वे वी कैन राइट हियर. आगे पूछा है इफ द वैल्यू ऑफ KR एट द सेम टेम्परेचर इज गिवन टू यू हियर. सो KR का दिया है वैल्यू इधर हमें, और वो वैल्यू है 1.16 इंटू 10⁻⁻3. सो what is the value of KF? So KF is equal to question mark. So you know that KC is equal to KF upon KR. That's why यहाँ पे KC का वैल्यू है 54, KF हमें निकालना है, KR भी हमें मेरे ख्याल से दिया है. क्या है वैल्यू उसका? 1.16 इंटू 10⁻⁻3. Therefore KF is equal to 54 into 1.16 into 10⁻⁻3. So 54 into 1.16 into 10⁻⁻3. यहाँ पे log से ही करेंगे, log of 54 प्लस log of 1.16 10⁻⁻3 का जो पावर है इसको हम लोग रखेंगे साइड में. चलिए फिर देखते हैं यहाँ पे क्या आता है. log of 54 हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा. यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक आएगा 1. आप लोग देखोगे log of 54 इन द 0 वैल्यू आता है उसका 7324 प्लस यहाँ पे आएगा 0 कैरेक्टरिस्टिक. आप लोग देखोगे 11 का 6 में, तो आपको मिलेगा आंसर 0645. 0645 ये आ रहा है. दिस वैल्यूज नाउ यू हैव टू ऐड, और जो आपका आंसर आएगा इसका आपको लेना पड़ेगा एंटी लॉग. 10⁻⁻3 को तो मैं रहता हूँ साइड में. 4 + 5 इज 9, 4 + 2 is 6, 6 + 3 is 9, 7 will be there and 1.7969. इसका आप लोग देखोगे क्या आता है एंटी लॉग. 0.79 का 6 में देखिए क्या आता है एंटी लॉग. 0.79 का 6 में आता है वैल्यू 6252 एंड मीन डिफरेंस है 9 का जो कि है 13. सो 52 + 13 it will be equal to 6265. 6265. स्टैटिस्टिक यहाँ पे 1 है, इसलिए पॉइंट जो है ये आएगा कहाँ पर? इट विल कम हियर. 6.265 into 10⁻1 विल बी हियर, है ना, इंटू 10⁻³ का पावर हमने यहाँ पे जो रखा है ये भी हमें यहाँ पे लिखना होगा. सो द आंसर विल बी 62.65 इंटू 10⁻⁻3. ये आएगा वैल्यू फॉर KF. ओके, सो इन दिस मैनर यू हैव टू राइट द आंसर्स. ओके, प्लीज नोट डाउन ऑल दिस थिंग्स प्रॉपरली इन योर नोटबुक. हमें पूछा था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ KF, तो हमने यहाँ पे इसका वैल्यू निकाल लिया है. Now let's see the next topic, and I told it's the most important topic of the chapter, that is known as a Le-Chatelier's principle. Students, अभी आपको तो मालूम है कि कोई भी इक्विलिब्रियम हमें जब मिलता है, then we are getting the equilibrium at the specific conditions of temperature, pressure, concentration as well as volume. ठीक है, तो अगर हम लोग देखिए फॉर एग्जाम्पल कोई भी रिएक्शन लेते हैं और उस रिएक्शन में हम लोग कुछ चेंजेस करते हैं. आई मीन इफ सपोज वी इंक्रीज द concentration of the reactant, what will happen? Then the system will adjust itself in such a manner that
जो भी हम लोगों ने बढ़ाया होगा कॉन्सेंट्रेशन, ये अपने आप कम हो जाएगा। या फिर अगर हमने सिस्टम में से, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल यू माय एग्जाम्पल, सपोज A moles of A react with the B moles of B and we are getting here suppose the C moles of C and D moles of D। तो इस रिएक्शन में अगर हमने A और B का बढ़ा दिया कॉन्सेंट्रेशन तो क्या होगा, अल्टीमेटली ये जो रिएक्शन है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में होने लगेगा एंड ऑटोमेटिकली द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A एंड B इट विल गो ऑन डिक्रीजिंग। ठीक है, ठीक उसी तरीके से अगर हमने इक्विलिब्रियम मिक्सचर में से C और D को निकाल दिया, if the products they are removed from the equilibrium conditions, what will happen? Then the system it will again replenish it. I mean more and more again C and D will get produced by the system. Okay, किसी भी केमिकल for every chemical synthesis जो भी होता है उसका गोल, so I will write here the principal goal of chemical synthesis is to get maximum conversion of reactants into products with minimum expenditure of energy। यही होता है प्रिंसिपल गोल किसी भी केमिकल सिंथेसिस का। क्या होगा यहाँ पे, हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या होना चाहिए, वी वॉन्ट हियर मोर एंड मोर यील्ड, YIELD, यील्ड मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन। वी शुड गेट मोर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स टू बी फॉर्म फ्रॉम द रिएक्टेंट विद द मिनिमम यूज ऑफ द रिसोर्सेस और मिनिमम यूज ऑफ द एनर्जी। एंड फॉर दैट इक्विलिब्रियम की जो भी होती है कंडीशंस ये हम लोग एडजस्ट करते हैं। ओके, एंड द ली चार्टेलियस प्रिंसिपल इट विल डेफिनेटली हेल्प अस इन दिस केस। लेकिन क्या है ये ली चार्टेलियस प्रिंसिपल, देख लेते हैं पहले। सो आई विल राइट हियर द प्रिंसिपल, दैट इज ली चार्टेलियर्स principle। If the system in the equilibrium is subjected to change in any factor that is useful in determining equilibrium, मतलब कौन सा, चाहे वो टेम्परेचर हो या फिर प्रेशर हो या फिर वॉल्यूम हो या फिर हो कैटलिस्ट, कुछ भी। सो इफ द सिस्टम इन द इक्विलिब्रियम इज subjected to the change in the factor that is useful in determining the equilibrium, then the system behaves in such a manner that the effect of change is minimized। For example,
अभी यहाँ पे जो मैंने लिखा है, इफ द सिस्टम इन द इक्विलिब्रियम इज मेड टू चेंज, मतलब यहाँ पे हम लोग कुछ ना कुछ तो भेजेंगे स्ट्रेस अप्लाई करेंगे, मतलब क्या करेंगे? सी फॉर एग्जाम्पल, आई विल टेल यू एग्जाम्पल फॉर दिस. सपोज N2 gaseous reacts with H2 gaseous, it gives ammonia. ये है रिएक्शन हमारे लिए. 1 mole of N2 react with 3 moles of H2 to give 2 moles of ammonia, और इसी रिएक्शन में आपको मिलेगा हीट. दिस इज अ वेरी फेमस रिएक्शन दैट इज नोन एज हैबर्स प्रोसेस, जो कि होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया. Obviously this reaction takes place in presence of iron as catalyst as well as molybdenum यहाँ पे होता है as a promoter. प्रमोटर का मतलब क्या होता है? जो हेल्प करेगा कैटलिस्ट को. कैटलिस्ट यहाँ पे मेन हीरो है एंड प्रमोटर यहाँ पे है साइड हीरो. ओके, सो कैटलिस्ट इज नथिंग बट द सब्सटेंस दैट विल इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन by decreasing the energy of activation. ज़रा सोचो मत यहाँ पे, बस इतना ही ध्यान में रखो कि क्या करेगा वो, ये केमिकल रिएक्शन का रेट यहाँ पे बढ़ा देगा. इसको हम लोग बोलते हैं कैटलिस्ट. और ये जो है यहाँ पे मॉलिब्डेनम, ये क्या होता है? इट इज यूज एज अ प्रमोटर. ठीक है ना? सो ये हमने यहाँ पे रिएक्शन लिखा है. नाइट्रोजन गैस रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन गैस टू गिव अमोनिया गैस. साथ ही साथ यहाँ पे हीट भी प्रोड्यूस होता है. सो वी कैन से हियर, जो भी यहाँ पे है फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो दिखाई दे रहा है. इस तरफ जो होने वाला रिएक्शन, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन विल कंबाइन विद 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन. तो साथ ही साथ यहाँ पे 2 मोल्स प्रोड्यूस होंगे अमोनिया के, और हीट भी यहाँ पे प्रोड्यूस होगा. फॉरवर्ड रिएक्शन को मैं कहूंगा कि ये है एक्सोथर्मिक रिएक्शन. Let me tell you, the reaction in which heat is given out is called as exothermic reaction, and the reaction in which heat is absorbed is known as a endothermic reaction. तो अगर हम देखेंगे कि फॉरवर्ड रिएक्शन जो है, it is taking place with the evolution of heat, तो this is nothing but the exothermic reaction. लेकिन जब हम यहाँ पे बात करेंगे रिवर्स रिएक्शन के बारे में, तो 2 अमोनिया मॉलिक्यूल्स जो है, 2 मोल्स उसके, वो हीट को कंज्यूम करेंगे और ये रिएक्शन फिर होगा इस डायरेक्शन में. इसका मतलब जो भी यहाँ पे रिवर्स रिएक्शन होगा ये होना चाहिए एंडोथर्मिक, बिकॉज इन दिस रिएक्शन हीट इज एब्जॉर्ब. ओके, तो ये इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं. फॉरवर्ड रिएक्शन इज exothermic reaction and the reverse reaction is endothermic reaction. और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या है? चेंज इन द नंबर ऑफ मोल्स, डेल्टा N. N2 मतलब क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स. सो टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ N2 हियर? जो भी यहाँ पे है गैसियस प्रोडक्ट्स वो है यहाँ पे 2 मोल्स इसके, और है रिएक्टेंट के कितने हैं? इसका 1 और इसका है 3. 1 + 3 इज इक्वल टू 4. यहाँ पे आंसर आएगा -2. सो द वैल्यू ऑफ डेल्टा N हियर विल बी इक्वल टू -2 वी कैन से. चलिए, ये हैं अभी इक्विलिब्रियम कंडीशंस. जैसे कि मैंने आपको बोला कि अगर हम इस सिस्टम में कुछ ना कुछ स्ट्रेस अप्लाई करेंगे, मतलब हम क्या करेंगे? हम एक तो चेंज करेंगे कॉन्सेंट्रेशन में, या फिर प्रेशर में, या फिर वॉल्यूम में, और नॉट वॉल्यूम, आई विल से कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर. तो देखिए क्या होता है. पहले हम तो जानेंगे इफेक्ट ऑफ concentration. Isn't it? The first thing is given as effect of concentration. देखिए स्टूडेंट्स, अभी इस रिएक्शन में अगर हमने
नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन, इन दोनों में से किसी एक रिएक्टेंट का बढ़ा दिया कॉन्सेंट्रेशन तो क्या होगा? नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन, इन दोनों में से किसी भी एक रिएक्टेंट का, या फिर मैं ये कहूंगा कि दोनों रिएक्टेंट का अगर बढ़ा दिया कॉन्सेंट्रेशन तो क्या होगा? तो मैंने अभी क्या किया है, सिस्टम में जो कि प्रेजेंट है इक्विलिब्रियम में, इसमें मैंने स्ट्रेस अप्लाई किया, बढ़ा दिया कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का, तो सिस्टम अपने आप को कुछ ऐसा एडजस्ट करेगा कि जो भी हमने बढ़ाया हुआ कॉन्सेंट्रेशन है ये अपने आप कम होगा। कैसे कम होगा? देखिए, द मोमेंट वी इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस टू रिएक्टेंट, एट दैट टाइम फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा होगा। मतलब ये जो रिएक्शन है ये इस तरफ ज्यादा होगा, मतलब रिएक्शन विल टेक्स प्लेस इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, और वी कैन से दैट इक्विलिब्रियम होता है शिफ्ट, इक्विलिब्रियम विल गेट शिफ्टेड ऑन द राइट हैंड साइड, RHS। ठीक है ना? जब ज्यादा रिएक्शन होगा इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, व्हाट विल हैपन हियर? ऑटोमेटिकली concentration of nitrogen gas as well as hydrogen gas it will decrease, और जो भी हमने यहां पे बढ़ाया हुआ था concentration अपने आप कम हो गया। So if the external stress मतलब यही चीज है, अगर हम लोग जो भी करते हैं बदलाव सिस्टम में, that is called as the stress. If the external stress is applied in the equilibrium system, then the system will adjust itself in such a manner that effect of that stress is nullified. जो भी हमने यहाँ पे स्ट्रेस दिया होता है इसका इफेक्ट वो कैंसिल कर देगा सिस्टम अपने आप। ये बताया था ली चार्टेलियर्स ने, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ ली चार्टेलियर्स प्रिंसिपल। तो यहाँ पे देखिए, इस रिएक्शन में अगर हम लोग अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन को, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? You will get the equation for Kc. Kc is equal to क्या आएगा? मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया 2 है यहाँ पे, so it will go to the power मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 into मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 raised to 3, और ये है हमें मिला Kc के लिए इक्वेशन। दिस इज नथिंग बट द इक्वेशन फॉर Kc। अगर N2 या H2 में से किसी का भी हमने यहाँ पे बढ़ा दिया कॉन्सेंट्रेशन तो क्या होगा? रिएक्शन विल प्रोसीड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, और वी कैन से इक्विलिब्रियम इज गेट शिफ्टेड टू द राइट हैंड साइड, एंड यू विल गेट हियर मोर एंड मोर यील्ड ऑफ अमोनिया। इस तरीके से हमें अमोनिया का क्या कराने का है? यील्ड बढ़ाने का है, इसका जो प्रोडक्शन है ये बढ़ाने का है। तो ये है इसका इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ओके, सो इक्विलिब्रियम में अगर है तो स्टेज 1 में रहेगा इक्विलिब्रियम में, मतलब क्या रहेगा? एट दैट टाइम नो दैट द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। लेकिन हमने क्या किया? उसको स्ट्रेस अप्लाई किया, मतलब हमने यहाँ पे क्या किया? हमने यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाया, या फिर इसका N2 का या फिर H2 का या फिर दोनों का, तो रिएक्शन होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। आया समझ में? सो दिस इज नथिंग बट द इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। चलो, अगर हमने इसी रिएक्शन में अमोनिया का बढ़ाया होता कॉन्सेंट्रेशन, वापस सिस्टम हमें क्या देगा पता है? देखो, पहले तो था इक्विलिब्रियम कंडीशन, फिर हमने स्ट्रेस अप्लाई किया। स्ट्रेस अप्लाई करने के बाद सिस्टम ऐसा कुछ रिएक्ट करेगा कि आपको और एक नया मिलेगा इक्विलिब्रियम। But now when the new equilibrium will be there will be different composition। जैसे कि प्रेशर अलग होगा, यहाँ पे टेम्परेचर भी अलग होगा, मतलब जो भी आपका नया सेट यहाँ पे मिलेगा इन सारे कंडीशंस का, इसलिए इक्विलिब्रियम हम लोग यहाँ पे इसको बोलते हैं। अंडरस्टैंड? सो अमोनिया का अगर हम लोग यहाँ पे बढ़ाते हैं कॉन्सेंट्रेशन तो क्या होगा? रिएक्शन जो है देखो ये होगा इन द रिवर्स डायरेक्शन, क्योंकि जो भी हमने यहाँ पे अमोनिया का बढ़ाया होता है कॉन्सेंट्रेशन ये अपने आप कम हो जाएगा। लेकिन ऐसा हम लोग कभी नहीं चाहेंगे।
बिकॉज वी वॉन्ट मोर यील्ड ऑफ अमोनिया। बिकॉज सोचो, अगर आपका कोई फैक्ट्री है, आपका कोई कंपनी है, आपको अमोनिया का मतलब करने का है सेल, तो क्या होगा, तो आपको ज़्यादा होना चाहिए प्रोडक्शन अमोनिया का आपके लिए, सो दैट यू कैन सेल इट आउट। तो दैट इज द रीज़न, अगर आपको अमोनिया का बढ़ाना है यील्ड, तो आपको N2 या फिर H2 का बढ़ाना पड़ेगा कॉन्सेंट्रेशन। इट्स ए वेरी सिंपल थिंग, ठीक है। सो ये है प्रिंसिपल। इफ द सिस्टम इन द इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्टेड टू चेंज इन एनी फैक्टर डिटर्मिनिंग द इक्विलिब्रियम, जैसे कि मैंने बोला प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, कैटलिस्ट, then the system behaves in such a manner that the effect of change is minimized। तो सिस्टम अपने आप ऐसा बिहेव करने लगेगा कि हमने जो भी कोई भी यहाँ पे चेंज किया होता है उसका इफेक्ट कैंसल हो जाएगा। जैसे कि अगर बढ़ाया कॉन्सेंट्रेशन तो वो कम हो जाएगा, ठीक है। ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया है इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन के बारे में। देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे बढ़ाते हैं अमोनिया का, सॉरी N2 या फिर H2 का क्या कॉन्सेंट्रेशन, तो क्या होगा, आई टोल्ड यू, मतलब आपको बस ध्यान में देखने का है कि शिफ्टिंग कहाँ पे होगा इक्विलिब्रियम का। इनका बढ़ा दिया कॉन्सेंट्रेशन, देन द रिएक्शन विल प्रोसीड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, इक्विलिब्रियम शिफ्ट हुआ राइट हैंड साइड में। अमोनिया का बढ़ा दिया तो क्या होगा, देन द रिएक्शन विल टेक्स प्लेस इन द रिवर्स डायरेक्शन, और हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम इज गेट शिफ्टेड इन द लेफ्ट हैंड साइड। इस तरीके से इक्विलिब्रियम जो है शिफ्ट होता रहता है लेफ्ट में या राइट में, अगर हमने स्ट्रेस अप्लाई किया तो, और हमें वापस नया मिलेगा इक्विलिब्रियम। चलिए, अमोनिया हमें मिल गया और अगर हम लोगों ने यहाँ पे अमोनिया को निकाल लिया, अमोनिया बन रहा है, अमोनिया को हम लोगों ने निकाला, तो क्या होगा, वापस यहाँ पे N2 और H2 मोर रिएक्ट होंगे, हमें सप्लाई करना होगा उनको कंटिन्यूअसली, ठीक है ना। तब जाके आपको क्या मिलेगा, आपको अमोनिया का ज़्यादा यील्ड मिलेगा। सो दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग, लॉजिकली आपको यहाँ पे सोचना होगा, इसके बारे में हम लोग ज़्यादा जानते हैं। सो जस्ट बिफोर दैट आई विल सजेस्ट टू नोट डाउन दिस थिंग्स प्रॉपरली। यहाँ पे ये आपको लिखना है, द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, and the reaction in which heat is absorbed is known as a endothermic reaction. Understand? Note down these things properly. Promoter क्या होता है, promoter is the substance which will help to the reactant। यहाँ पे कौन है promoter, molybdenum यहाँ पे है promoter। Fe यहाँ पे क्या है, Fe यहाँ पे है act करता है as a catalyst। It is that substance which can increase the rate of chemical reaction, okay, without affecting itself. That is known as a catalyst. देखिए, जैसे आपके दिया है टेक्स्ट बुक में Kc इज इक्वल टू दिस इक्वेशन इज देयर, बट यू नो जब भी हमको मिलेगा यहाँ पे इक्विलिब्रियम, एट दैट टाइम वी कैन से हियर Qc और Kc दोनों भी यहाँ पे सेम होंगे। सो Qc यहाँ पे क्या है, इट इज कॉल्ड एज अ रिएक्शन क्वेश्चन एंड Kc इज नोन एज अ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो यहाँ पे ये रहेगी कंडीशन एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। फिलहाल अभी देखो, ये है स्टेज 1 में क्या रहेगा, सिस्टम जो है इट इज प्रेजेंट एट द इक्विलिब्रियम at which forward reaction and the reverse reaction both are equal, ठीक है। now अभी हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे स्ट्रेस, मतलब क्या करेंगे, if the equilibrium is disturbed by making QC, I mean by making KC greater than QC। देखो, जैसे हमने यहाँ पे ऐड कर दिया H2 को, जैसे हमने यहाँ पे H2 को ऐड किया तो क्या होगा यहाँ पे, yes the equilibrium will get disturbed, yes, क्योंकि H2 पहले तो क्या था कि दोनों मतलब
फॉरवर्ड रिएक्शन एज वेल एज रिवर्स रिएक्शन दोनों इक्वल थे, एंड देयर वेयर ऑल दिस कॉन्सेंट्रेशंस वेयर देयर एंड दे वेयर नोन एज इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस। लेकिन जैसे ही हमने इसमें ऐड किया H2 को, तो क्या हुआ, द इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है ये हो जाएगा डिस्टर्ब। देन हाउ विल गेट द इक्विलिब्रियम, हाउ इक्विलिब्रियम कैन बी रीगेन, कैसे वापस हमें मिलेगा इक्विलिब्रियम। तो देखिए यहां पे क्या होगा, जो भी हमने ऐड किया है हाइड्रोजन को, ये यहां पे यूज हो जाएगा एज आई टोल्ड यू। जैसे ही हम यहां पे पुट करेंगे H2 को, द रिएक्शन विल प्रोसीड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड मोर अमाउंट ऑफ अमोनिया यू विल गेट। सो इस तरीके से क्या करेगा सिस्टम रिस्पॉन्ड करता है हर एक स्ट्रेस को। H2 का हमने बढ़ा दिया था कॉन्सेंट्रेशन, तो रिएक्शन होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इक्विलिब्रियम जो हो जाएगा ये हो जाएगा शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड यू आर गेटिंग अगेन द न्यू इक्विलिब्रियम। ओके, सो वी कैन से हियर सिस्टम रिस्पॉन्ड टू, अभी ये है थर्ड स्टेज में आपको लिखने का यही है कि सिस्टम जो है ये रिस्पॉन्ड करता है हर एक स्ट्रेस को और वापस अपना नया इक्विलिब्रियम पोजीशन आपको मिलेगा। ये है स्टेज 4 में क्या आएगा, सिस्टम रिस्पॉन्ड्स टू रिस्टोर द इक्विलिब्रियम पोजीशन। यस, नया आपको मिलेगा इक्विलिब्रियम पोजीशन। देखिए नया जो भी आपको मिलेगा पोजीशन इक्विलिब्रियम का, इसे आप देखो इक्विलिब्रियम जो है ये तो होगा शिफ्ट लेफ्ट में या राइट में, बट द वैल्यू ऑफ Kc इट विल रिमेन कांस्टेंट, इट इज नथिंग बट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसका वैल्यू वही रहेगा। कोई बात नहीं है, हम इसके ऊपर और लेक्चर लेने वाले हैं। सो आई जस्ट थिंक दैट फॉर टुडे इट इज इनफ, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी इन डिटेल्स अबाउट दिस प्रिंसिपल। ओके, till the time take care and see you in the next lecture. Goodbye.